नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यह टॉपिक है कास्ट स्थलाकृति। भौतिक भूगोल के क्षेत्र में स्थलाकृति के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में इस विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल की घुलन क्रिया और उनकी निक्षेपण क्रिया के कारण होता है। इस प्रकार की स्थलाकृति के संदर्भ में आज हम ये समझेंगे कि यह स्थलाकृति किन किन क्षेत्रों में, विश्व के किन किन क्षेत्रों में डेवलप हुई है। इस स्थलाकृति का विकास के लिए कौन कौन से आवश्यक कंडीशन है, विश्व के प्रमुख कास्ट प्रदेश कौन कौन से हैं और भूमिगत जल की घुलन क्रिया और उनकी निक्षेपण क्रिया के कारण धरातल पर और धरातल के अंदर किन किन स्थलाकृतियों का विकास होता है। आइए शुरू करते हैं कास्ट स्थलाकृति। ध्यान दीजिएगा, कास्ट स्थलाकृति के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति का क्षेत्र है और इसके संदर्भ में भूमिगत जल का एक्शन जो होता है वह काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम भूमिगत जल के संदर्भ में समझेंगे कि भूमिगत जल क्या होता है और किन किन क्षेत्रों में भूमिगत जल की क्रियाओं के कारण कौन कौन से आकृतियों का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे भूपृष्ठीय चट्टान, जो भूपृष्ठीय चट्टान है, भूपृष्ठीय चट्टान उनके छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को ही भूमिगत जल की संज्ञा प्रदान की जाती है। क्लियर है कि भूमिगत जल क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की ऊपरी सतह से जो नीचे जो भूपृष्ठीय चट्टान है उनके छिद्र तथा दरार में जो जल है उसे भूमिगत जल की संज्ञा प्रदान की जाती है। फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि भूमिगत जल का धरातल के अंदर भूमिगत जल का जो सोर्स है, कौन कौन से सोर्स से भूमिगत जल की प्राप्ति होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वर्षा से प्राप्त जल। वर्षा से प्राप्त जल मतलब जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जो जल जो है वह रिस्क भूमि के जब अंदर प्रवेश करता है तो यह भूमिगत जल का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है। इसे आकाशीय जल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आकाशीय जल किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे वर्षा से प्राप्त जल को ही आकाशीय जल कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण भूमिगत जल का जो स्रोत है उसे हम कहते हैं सहजात जल, इसे कोनेट वाटर के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है कोनेट वाटर? तो सागर या झीलों में निक्षेपित परतदार चट्टानों के छिद्रों तथा सुराखों में स्थित जल को ही सहजात जल या कोनेट वाटर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तीसरा महत्वपूर्ण जो भूमिगत जल का सोर्स है इसे कहते हैं मैग्मेटिक वाटर, जुवेनाइल वाटर या मैग्मा जल। तो क्या होता है मैग्मा जल? तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण तप्त मैग्मा चट्टानों में प्रवेश करता है और इसके वाष्पीय पदार्थ जो होते हैं वह घनीभूत होकर कंडेंस होकर जल से मिल जाते हैं और इस जल को ही जुवेनाइल वाटर या मैग्मा जल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो हम लोग समझ गए कि भूमिगत जल के जो स्रोत हैं वे तीन प्रकार के स्रोत हैं। पहला है वर्षा से प्राप्त जल, दूसरा है सहजात जल और तीसरा होता है मैग्मेटिक वाटर या जुवेनाइल वाटर जिसे मैग्मा जल के नाम से जानते हैं। अब अगले पॉइंट में हम समझेंगे कि भूमिगत जल की स्थिति धरातल के आंतरिक भाग में जो है उसे हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो मुख्य रूप से इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है असंपृक्त मंडल, जिसे अनसैचुरेटेड वाटर के नाम से, जोन के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है असंपृक्त मंडल? ध्यान देंगे कि भूमिगत जल की सबसे ऊपरी परत क्या है? भूमिगत जल की जो सबसे ऊपरी परत है इसे ही असंपृक्त मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें जल रिस कर नीचे पहुंचता है, इसे वैडोल जोन भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा वैडोल जोन क्या है तो आप बताएंगे कि असंपृक्त मंडल का भूमिगत जल का जो सबसे ऊपरी परत है उसे वैडोल जोन के नाम से जाना जाता है। इस परत को वातन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से? वातन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा के समय यह जल जो होता है जल युक्त होता है और शुष्क मौसम में यह क्षेत्र सूख जाता है। क्योंकि शुष्क मौसम में यह जो क्षेत्र है वह सूख जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को असंपृक्त मंडल के नाम से जाना जाता है। भूमिगत जल का जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसे हम संपृक्त मंडल के नाम से जानते हैं। यह असंपृक्त मंडल के नीचे का भाग है। असंपृक्त मंडल से अधिकांश जल रिस कर मध्यवर्ती मंडल में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? मध्यवर्ती मंडल में पहुंचता है और यहां पर चट्टानों के छिद्र जो होते हैं वह पूर्णतया जलपूर्ण होते हैं, जल से भरे होते हैं। क्लियर है? इस मंडल को संपृक्त मंडल के नाम से जाना जाता है। इसे फेटिक जोन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया गया है? इसे फेटिक मंडल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए
संपृक्त मंडल क्या है, सैचुरेटेड जोन क्या होता है, तो असंपृक्त मंडल से अधिकांश जल जो है इसकर मध्यवर्ती मंडल में पहुंच गया। यहाँ पर चट्टान के क्षेत्र जो है वो पूर्ण रूप से जल से भरे होते हैं और इस मंडल को ही संपृक्त मंडल कहा जाता है। इस क्षेत्र में कभी भी जल की कमी नहीं होती है, इसे फ्रेटिक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों क्षेत्रों को मैंने एक फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। यहां देखिएगा कि यह धरातल का जो ऊपरी भाग है, यह ऊपरी भाग है अनसैचुरेटेड जोन, जिसे हम लोग कहते हैं असंपृक्त मंडल। इस क्षेत्र में क्या होता है कि वर्षा के समय में तो जल की आपूर्ति होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ड्राई मौसम होता है, गर्मी का मौसम आता है, यह क्षेत्र जो होता है वह सूख जाता है और इसी कारण इस क्षेत्र को नाम दे दिया गया असंपृक्त मंडल। इस मंडल के नीचे भूमिगत जल का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे सैचुरेटेड जोन के नाम से जाना गया है। क्या नाम दिया गया? सैचुरेटेड जोन के नाम से जाना गया। यह क्षेत्र जो है भूमिगत जल का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे सैचुरेटेड जोन के नाम से जाना गया। और यह जो है इस क्षेत्र में कंटिन्यू वाटर रहता है, शुष्क मौसम हो, वर्षा का मौसम हो, यह क्षेत्र कंप्लीट वाटर टेबल का क्षेत्र है। यह यहाँ जल की कभी भी कमी नहीं होती है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग समझते हैं कि भूमिगत जल की स्थिति के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल जो है वह चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं खड़िया जैसी चट्टानों को तेजी से बुलाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल जब वर्षा का जल जो होता है वह सीधे धरातल पर पहुंचता है, तो धरातल से मिलकर क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ जाती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल जो है वह चूना पत्थर, डोलोमाइट और खड़िया जैसे चट्टान को तेजी से बुलाता है, जिसके फलस्वरूप अनेक विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियों, ध्यान दिएगा, विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास होता है, जिन्हें पूर्व यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश में बहुलता से पाए जाने के कारण कास्ट स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ध्यान दिएगा, पूर्व यूगोस्लाविया वर्तमान में स्लोवानिया का क्षेत्र है। यह एक विशाल क्षेत्र होता है, लगभग 80 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई का यह क्षेत्र है और एड्रियाटिक सागर के तटीय क्षेत्र का भाग है। उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे बड़ा कास्ट प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटवर्ती मैदान में है, जिसे नुल्लार बार के मैदान के नाम से जाना जाता है। इन दोनों चीजों को मैंने इस फिगर में दिखाया है। ये देखिएगा, यह एड्रियाटिक सागर है और एड्रियाटिक सागर के बाद यह पूर्वी तटीय क्षेत्र भी, यह जो क्षेत्र है, यह भाग जो है वह पूर्व यूगोस्लाविया का क्षेत्र था, वर्तमान स्लोवानिया का क्षेत्र है। यही जो है कास्ट स्थलाकृति का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर एक प्रदेश है, इस प्रदेश को ही नाम दिया गया है कास्ट प्रदेश। क्या नाम दिया गया इसका? कास्ट प्रदेश। तो इस क्षेत्र में जो कास्ट स्थलाकृति का विकास हुआ है, इसी के आधार पर इस प्रकार की संरचना वर्ल्ड के जिस क्षेत्र में भी विकसित हुई है उसे इस क्षेत्र के नाम के आधार पर ही कास्ट प्रदेश के नाम से जाना गया। और यहाँ देखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया का भाग है, यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्लियर है? यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का यह जो भाग है दक्षिणी भाग, दक्षिणी तटवर्ती भाग, जिसे नुल्लार बार का मैदान के नाम से जाना जाता है, यह भाग जो है विश्व का सबसे बड़ा कास्ट स्थलाकृति का क्षेत्र है, जिसे नुल्लार बार के मैदान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब हम समझेंगे कि विश्व में कास्ट स्थलाकृति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी प्यूर्टो जमैका, क्यूबा, केंटुकी, इंडियाना, वर्जीनिया, मध्यवर्ती फ्लोरिडा और मैक्सिको का युकाटन क्षेत्र जो है यह उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत कास्ट क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है, अर्थात यह चूना पत्थर का प्रमुख क्षेत्र है, जहां पर भूमिगत जल की क्रियाओं के कारण विशिष्ट प्रकार की आकृतियां का विकास हुआ है। दूसरा है यूरोप में फ्रांस का कासेस क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? फ्रांस का यह है कासेस क्षेत्र। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कासेस क्षेत्र कहां पर है, तो आप बताएंगे फ्रांस में। और किस प्रकार की संरचना का क्षेत्र है, तो आप बताएंगे यह चूना पत्थर या कास्ट का क्षेत्र है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडालुसिया क्षेत्र किस क्षेत्र में है, तो आप बताएंगे स्पेन का अंडालुसिया का क्षेत्र है और यह क्षेत्र भी कास्ट का प्रमुख क्षेत्र है। यह क्षेत्र भी कास्ट का प्रमुख क्षेत्र है। चौथा है इंग्लैंड का चाक प्रदेश। पांचवा है दक्षिणी चीन और वियतनाम का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी चीन और वियतनाम का क्षेत्र। और ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड क्षेत्र और दक्षिणी तटवर्ती मैदानी क्षेत्र, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था, नुल्लार बार का मैदान।
मैं फिगर में इस तरह दिखा रहा हूं, यह विश्व में काष्ठ स्थलाकृति का प्रमुख क्षेत्र, इसमें उत्तरी अमेरिका जो मैंने बताया, प्यूर्टो रिको, जमैका, युकाटन, फ्लोरिडा का क्षेत्र, यह क्षेत्र जो है काष्ठ का प्रमुख क्षेत्र है। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र है, उसके अलावा अफ्रीका का क्षेत्र है, यह भाग जो है काष्ठ का प्रमुख क्षेत्र है। यूरोप का क्षेत्र है, यहाँ पर वियतनाम, दक्षिणी चीन का क्षेत्र है, यह लाल का मैदानी क्षेत्र है। ये प्रमुख काष्ठ के प्रमुख क्षेत्र हैं, विश्व में काष्ठ के प्रमुख क्षेत्र। क्लियर है? जहां पर भारत की बात है तो भारत में काष्ठ स्थलाकृति का जो विकास हुआ है वह निम्न प्रमुख क्षेत्रों में हुआ है। तो सबसे पहले हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, देहरादून का क्षेत्र। क्लियर है? उसके बाद सहस्त्र धारा का क्षेत्र, देहरादून में जो सहस्त्र धारा का क्षेत्र है। उसके बाद रॉबर्ट कंद्रा का क्षेत्र है, यह रॉबर्ट कंद्रा का क्षेत्र, यह भारत का ही प्रमुख क्षेत्र है, चुना पत्थर का क्षेत्र है। उसके बाद पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। क्लियर है? पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। फिर बिहार का रोहतास का पठारी क्षेत्र, रोहतास का पठार है। इसके अलावा गुप्तधाम कंद्रा है, रोहतास पठार क्षेत्र, गुप्तधाम कंद्रा, और शिलोंग का यह पठारी क्षेत्र, शिलोंग पठार का क्षेत्र। यह विश्व में काष्ठ स्थलाकृति के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। भारत में काष्ठ स्थलाकृति के प्रमुख क्षेत्र। जहां तक काष्ठ स्थलाकृति की प्रमुख विशेषताओं की बात है तो इससे दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, इस प्रकार की स्थलाकृति जो है सीमित क्षेत्र में ही पाई जाती है, क्योंकि चूना पत्थर की संरचना जो है वह सीमित क्षेत्र में ही पाई जा रही है। और दूसरा, भूमिगत जल की घुलन क्रिया के कारण निम्न अपरदनात्मक स्थलों और निक्षेपात्मक स्थलों एक ही क्षेत्र में विकसित होती है। क्लियर है कि जो अपरदन के द्वारा जो आकृतियां बनती है और जो निक्षेपण के कारण जो आकृतियां बनती है वह एक ही क्षेत्र में, क्योंकि यह इसका निर्माण भूमिगत जल में फ्लो जो होता है वह रिस का चट्टान में आगे बढ़ रहा है, इसलिए अपरदन और निक्षेपण के द्वारा जो आकृतियां बनती है वह एक ही क्षेत्र में बनती है। अब कौन कौन सी आकृतियां जो है वह काष्ठ क्षेत्र में मुख्य रूप से बनती है, तो इसमें मैंने दो स्लाइड में आपको दिखाया है। पहला है अपरदन क्रिया के कारण निर्मित स्थलों और दूसरा है निक्षेपण क्रिया के कारण निर्मित स्थलों। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपरदन क्रिया के कारण काष्ठ क्षेत्र में कौन कौन सी आकृतियां बनती है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है होलरंग, दूसरा है विलयरंग, तीसरा है डोलाइन, चौथा है ज्वाला, पांचवा है पोल्जे, छठा है काष्ठ खिड़की, सातवां है काष्ठ झिल। यह खिड़की नहीं है, यह काष्ठ झिल का क्षेत्र है। छठा है अंधेघाटी, सातवां है गुफा, आठवां है कोनो, नौवां है लैक्री। तो आप देख रहे हैं मैंने कितनी आकृतियों की चर्चा की है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अपरदन के कारण 11 प्रमुख आकृतियां और निक्षेपण क्रिया के कारण जो प्रमुख आकृतियां हैं वह स्टेलेक्टाइट, दूसरा स्टेलेग्माइट, तीसरा है गुफा स्तंभ, चौथा है ट्रैप्टाइन, पांचवा है ट्रेपुस्को। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि काष्ठ स्थलाकृति के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट प्रकार की आकृतियों का भी निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काष्ठ स्थलाकृति के द्वारा निर्मित विविध स्थल रूपों में अपरदन क्रिया के कारण कौन कौन सी आकृति बनती है। तो सबसे पहले है होलरंग, सिंखोल। ध्यान दिएगा कि जब वर्षा का जल धरातल पर आता है तो चट्टानों ऊपर में इस चट्टानों को फुलाता है और घुलन क्रिया के कारण धरातल पर असंख्य छोटे छोटे छिद्रों का विकास होता है। ऐसे छोटे छोटे छिद्रों को ही हम कहते हैं सिंखोल। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जल जो है वह रिस कर धरातल के अंदर प्रवेश करता है। इसे मैंने इस तरह डिफाइन किया है कि चूने के चट्टान वाले प्रदेशों में कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा का जल घुलन क्रिया के फलस्वरूप सतह पर छोटे छोटे छिद्रों का विकास करता है। इन छोटे छोटे छिद्रों को ही सिंखोल कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा यह है, यहाँ पर छोटे से छिद्र का विकास हुआ, यह सिंखोल, और इसके बाद जल जो है अंदर जो प्रवेश कर रहा है और अंदर में यह इस क्षेत्र को खुला रहा है। क्लियर? तो सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र बने इन्हीं छिद्रों को हम लोग सिंखोल करते हैं। इसको अगर मैं फिगर के रूप में दिखाऊं, बिल्कुल इस तरीके से यह फिगर आपको नजर आना चाहिए। यह सिंखोल का प्रमुख क्षेत्र। क्लियर है? यह है सिंखोल जिसका आकार कीपाकार होता है। ठीक है? अंदर का भाग चौड़ा और ऊपर में बिल्कुल दरारों के माध्यम से जल जो है प्रवेश कर रहा है। इसे ही कहा जाता है सिंखोल या घोल रंध्र। क्लियर है? घोल रंध्र।
होल। क्लियर? अब इसमें हम लोग दूसरे स्लाइड में चलते हैं। दूसरा है विलय रंध्र। क्या होता है कि सिंकहोल जो है घुलन क्रिया के फल से सिंकहोल का आकार जो है वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और जब सिंकहोल से बड़े आकार की गर्त का विकास होता है उसे ही विलय रंध्र के नाम से जाना है। सिंकहोल से बड़े आकार का जो होल होता है उसे ही कहते हैं विलय रंध्र। ये आप देख रहे हैं, यही भाग जो है यह सिंकहोल या अंदर की गोला और एक बड़े आकार का झील नुमा आकृति के बड़े आकार का क्षेत्र बना, जिसे कहा गया, यही है स्वैलो होल। स्वैलो होल। क्लियर है? तीसरी महत्वपूर्ण आकृति है डोलाइन। जब निरंतर धूलीकरण की क्रिया के फलस्वरूप विलय रंध्र जो है उसका आकार और बड़ा हो जाता है और अधिक विस्तृत हो जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को ही कहा जाता है डोलाइन। क्लियर है? पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश में विस्तृत क्षेत्रों को डोलाइन तथा सर्बिया में से डोलिनास के नाम से जाना जाता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डोलाइन को सर्बिया में किस नाम से जाना जाता है, तो डोलिनास के नाम से जाना जाता है। डोलाइन से कुछ भिन्न क्षेत्र भी होता है जो आकार में अधिक विस्तृत परंतु डोलाइन से कम गहरा होता है। इसे गोल पटल या सॉल्यूशन पान के नाम से जाना जाता है। चौथी महत्वपूर्ण आकृति है युवाला। युवाला के लिए हिंदी में एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि काष्ठ स्थलाकृति में या निम्न में से किस आकृति के लिए सकुंड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे युवाला। युवाला के लिए प्राय हिंदी में सकुंड शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जब निरंतर धूलीकरण की क्रिया जारी रहती है तो धरातल के अंदर निर्मित कई डोलाइन आपस में मिलकर एक वृत्ताकार गर्त का निर्माण करते हैं, जिसे युवाला के नाम से जाना जाता है। इसका व्यास जो होता है 1 किलोमीटर तक मिलता है। उल्लेखनीय है कि छोटे छोटे युवाला को जामा की संज्ञा प्रदान की जाती है या जामा कहा जाता है, छोटे छोटे। इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं कि विलय रंध्र से भी जब बड़े क्षेत्र का विकास हुआ तो इसको नाम दे दिया गया युवाला। क्लियर है? विलय रंध्र से बड़े क्षेत्र का नाम हुआ, इसे नाम दिया युवाला। क्लियर है? अगली आकृति है पोलिये। पोलिये के लिए हिंदी में राजकुंड शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या वर्ड का प्रयोग किया गया है? राजकुंड शब्द का प्रयोग किया गया है। युवाला से भी अधिक विस्तृत गर्त को पोलिये कहा जाता है। यह गर्त काष्ठ प्रदेश का सबसे बड़ा गर्त होता है। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि काष्ठ प्रदेश में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा गर्त होता है, सिंकहोल, स्वैलो होल, डोलाइन, युवाला या पोलिये, तो आप बताएंगे पोलिये। यह गर्त काष्ठ प्रदेश का सबसे बड़ा गर्त है और पश्चिम बाल्कन क्षेत्र का लिवनोपोलिये जो है वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोलिये। कौन सा पोलिये? लिवनोपोलिये विश्व का सबसे बड़ा पोलिये है। इसे मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं। यह है पोलिये का क्षेत्र, यह है पोलिये का सबसे बड़ा क्षेत्र। सॉरी, सबसे बड़ा। अगली आकृति है काष्ठ झील। कभी कभी मृतिका द्वारा डोलाइन का निचला क्षेत्र जो होता है वह बंद हो जाता है, निचला भाग जो है बंद हो जाता है, जिससे डोलाइन से अब जल जो है नीचे रिस नहीं पाता। इस कारण डोलाइन में जल का संचयन हो जाने से अल्पकालिक छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है, जिसे काष्ठ झील के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि जब डोलाइन में ऊपर से जल नीचे को जा रहा है, डोलाइन में जा रहा है, तो जल के साथ मृतिका के अंश भी नीचे प्रवेश करते हैं जो डोलाइन की तली पर बैठ जाते हैं और डोलाइन के जल को अब नीचे जाने से रोक देते हैं, जिसके कारण निरंतर जल का संग्रह होने से वह भाग जो है वह डोलाइन जो है वह गर्त जो है वह झील के रूप में बदल जाता है। ऐसी अल्पकालिक झीलों को ही डोलाइन के नाम से जाना जाता है, काष्ठ झील के नाम से जाना जाता है। यह है काष्ठ झील, यह है काष्ठ झील। क्लियर है? अगली आकृति है काष्ठ खिड़की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जमीन के ऊपर
एक होल बना हुआ है, इस होल के माध्यम से धरातल के अंदर की चूने पत्थर की चट्टानों की आकृतियों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो खिड़की का काम क्या होता है, जिस घर में खिड़कियां जो होती है उसमें घर से बाहर, अंदर से बाहर देखते हैं, बाहर से अंदर देखते हैं। तो यह आकृति जो है, यह चित्र जो है, इसके द्वारा भूमिगत जल प्रवाह का और वहां पर निर्मित आकृतियों को आसानी से अवलोकन किया जा सकता है ऊपर से। तो ऐसी आकृति को भी नाम दिया गया है कास्ट खिड़की। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब रोलाइन का या विलियम क्षेत्र का ऊपरी सतह ध्वस्त हो जाता है तो स्वतः से ही धरातल के अंदर भूमिगत जल प्रवाह का अवलोकन किया जाता है। ऐसे ही बृहद जल को, ऐसे ही बृहद क्षेत्र को कास्ट खिड़की के नाम से जाना जाता है। अगली आकृति अम्बी घाटी। यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस स्थान पर नदी का जल, यानी जिस स्थान पर नदी का जल खोल रन या बिला रन सतह से नीचे चला जाता है, तो उसके आगे सतह पर नदी की घाटी जो है वह शुष्क नजर आती है, क्योंकि इसका प्रयोग नदी अपने प्रवाह मार्ग के लिए नहीं करती। अतः यह अवस्था जब नदी की घाटी का अंत एक विलयन क्षेत्र पर समाप्त हो जाता है तो नदी की ऐसी घाटी को ही अंधी घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं कि नदी फ्लो कर रही है और नदी का सारा, एक समय क्या था कि नदी का जल पूरा फ्लो कर रहा था इधर बिल्कुल, लेकिन रास्ते में सिंकहोल या स्वेलो होल का विकास हो गया। तो क्या हुआ, अब नदी का जल जो सारा का सारा जल सिंकहोल और स्वेलो होल के माध्यम से धरातल के अंदर जाने लगा और नदी का जल जो है अब आगे नहीं बाहर जा पा रहा है। तो पहले जो नदी की घाटी थी अब वह शुष्क नजर आने लगे, सिंकहोल के आगे की घाटी, ऐसी घाटी को शुष्क घाटी कहा जाता है। और जहां पर जिस क्षेत्र पर नदी का सारा जल लुप्त हो जाता है उसे ही अंधी घाटी के नाम से जाना जाता है। नदी की जो घाटी शुष्क नजर आती है, देख सकते हैं, यह इसी तरह की आकृति जो है वह अब ड्राई हो गई है। इस प्रकार की आकृति को भी शुष्क घाटी के नाम से जाना जाता है। इसको फिगर में अगर आप देखना चाहें इस तरीके से देख सकते हैं कि नदी का फ्लो हो रहा है, नदी आगे फ्लो कर रही है, अचानक नदी के रास्ते भी यहाँ पर सिंकहोल या स्वेलो होल का विकास हुआ। पहले नदी की यह घाटी थी, लेकिन अब जो है यह क्षेत्र जो है ड्राई हो गया है, ठीक है, और नदी का सारा जल अब यहाँ पर समा जा रहा है, ठीक है। एक समय नदी का जल आगे जाता था, लेकिन अब यहाँ पर सारा का सारा जल जो सूख जा रहा है, यहीं पर सारा हुआ। तो इसे ही कहा गया अंधी घाटी और इसे कहा गया शुष्क घाटी। क्लियर है? अगला है कास्ट प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति की गुफा होती है जब चूना पत्थर के क्षेत्र में भूमिगत जल की घुलन क्रिया के कारण धरातल के नीचे एक खोखलेनुमा स्थलाकृति का विकास होता है, तो इसे गुफा के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया तथा अपघर्षण के कारण होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मैमथ कंदरा और कार्लसवर्थ कंदरा जो है काफी महत्वपूर्ण कंदरा है। यह देखिए गुफा के अंदर विशिष्ट प्रकार की आकृतियां बनती है। यह देखिएगा पिलर है, यह स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट आकृतियां हैं। इसके अलावा स्पेलियोथर्म है। तो एक गुफा के अंदर विशिष्ट प्रकार की आकृतियां हैं जो गुफा के अंदर भूमिगत जल की निक्षेपण क्रिया के कारण बनती है। मैं निक्षेपण क्रिया में इसको बताऊंगा। आगे अगली आकृति है पोनोर। पोनोर को हिंदी में नलिका भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है? नलिका, जो लंबवत या कुछ झुकी हुई होती है। यह कंदरा को विलियम क्षेत्र से मिलाती है तथा गुफा को जल प्रदान करती है। सर्बिया में इसे पोनोर तथा फ्रांस में अविंस के नाम से जाना जाता है। यह आपके इंपॉर्टेंट है कि सर्बिया में पोनोर नलिका को क्या कहा गया? पोनोर, और फ्रांस में क्या नाम दिया गया? अविंस। यही है पोनोर। इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं फिगर में। यह भाग है, यह स्वेलो होल है, ठीक है। इसके बाद यह स्वेलो होल का भाग है, इसके नीचे यह गुफा, यह भाग है स्वेलो होल का भाग। यहाँ से यह नाली आकृति है, यह गुफा बनी, ठीक है। यह भाग इस तरीके से है। यह सिंकहोल का क्षेत्र है। यहाँ से जल रिसकर नीचे जा रहा है और यह गुफा में आ रहा है, गुफा में रिसकर आ रहा है और गुफा में विशिष्ट प्रकार की आकृतियां, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट की आकृतियां बनाता है। क्लियर है? इसके बाद कालांतर में दोनों आकृतियां मिल जाती है, तो एक पिलर नुमा आकृति का विकास, कालांतर दोनों आकृतियां मिल जाती है तो पिलर नुमा आकृति का विकास होता है। ये गुफा स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा स्पेलियोथर्म में ट्रेवर्टाइन प्रकार की आकृति बनती है। तो एक महत्वपूर्ण यह आकृति है पोनोर। पोनोर क्या होता है? एक नालीनुमा, यही भाग जो है इसे कहा जाता है पोनोर। यह पोनोर जो गुफा को स्वेलो होल से जोड़ता है और स्वेलो होल के जल को या डोलाइन के जल को यहाँ पर एक गुफा में आने का रास्ता प्रदान करता है। अगली आकृति है लैपिज। देख सकते हैं यह एक उबड़ खाबड़ आकृति है।
कि देखने में कंकीनुमा आकृति है, तो हम कह सकते हैं कि लैपीज को कंकीनुमा आकृति के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है कि जब चूना पत्थर के क्षेत्र में धरातल पर जल की घुलन क्रिया के कारण सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो ऐसी उबड़ खाबड़ आकृति को ही लैपीज कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है? लैपीज कहा जाता है। इसे कंकीनुमा स्थलाकृति के नाम से भी जाना जाता है। लैपीज के ऊपर के न्यूक्लियर भाग, यह जो ऊपर का न्यूक्लियर भाग है, इसको दिया गया है नाम पिनिकल, और नीचे का भाग जो होता है इसे विदर। विदर क्या होता है? दो पिनिकल के बीच की निम्न घाटी को ही विदर के नाम से जाना जाता है। लैपीज को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इंग्लैंड में क्लिंट, जर्मनी में कैरेन, सर्बिया में बोगाज तथा डाल्मेशियन क्षेत्र में लैपीज। क्या है? कहां पर? जर्मनी में क्या नाम दिया गया है? जर्मनी में इसका नाम दिया गया है कैरेन। क्लियर है? सर्बिया में क्या नाम दिया गया है? सर्बिया में इसका नाम दिया गया है बोगाज। ये आप एक लिस्ट बना लेंगे, सर्बिया में बोगाज और डाल्मेशियन क्षेत्र में लैपीज और इंग्लैंड में क्लिंट के नाम से जाना जाता है। इसे मैं इस प्रकार की आकृति के रूप में ध्यान दिएगा। लैपीज के निर्माण के लिए सतह पर ढाल होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ढाल का अभाव होगा तो सतह पर लैपीज का विकास न होकर सिंकहोल और सॉइलेबल का निर्माण होगा। लेकिन जब सतह पर ढाल का विकास होता है तो इस प्रकार की आकृति बनती है। यही उबड़ खाबड़ आकृति है जिसे लैपीज के नाम से जाना जाता है। यह चूना पत्थर की संरचना की एक महत्वपूर्ण आकृति है। क्लियर है? यह है पिनिकल और इसे कहता है क्लिफ्ट या विदर। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट है, चूना पत्थर के क्षेत्र में अपरदन क्रिया के कारण निर्मित आकृति जिसे कहा जाता है हम्स। हम्स वास्तव में क्या है कि चूना पत्थर के क्षेत्र में भूमिगत जल की घुलन क्रिया से वंचित अपेक्षाकृत अघुलनशील चट्टानी पदार्थ जो है, जिसको अब भूमिगत जल घुला नहीं पाता है, इसे हम्स के नाम से जाना जाता है। इसकी तुलना नदी द्वारा निर्मित मोनैड नाव से किया जाता है। मोनैड नाव क्या होता है? अपरदन की क्रिया से, नदी की अपरदन क्रिया से वंचित कठोर चट्टानी टुकड़े ही मोनैड नाव है। बिल्कुल उसी प्रकार की आकृति हम्स है। चूना पत्थर के क्षेत्र में अपरदन से वंचित अघुलनशील चट्टानों को हम्स के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझे कि कास्ट प्रदेश में भूमिगत जल की घुलन क्रिया के कारण कौन कौन से आकृतियां बनती है, और अगले वीडियो में मैं कास्ट क्षेत्र की निक्षेपण क्रिया के कारण प्रमुख आकृतियों को आपसे डिस्कस करूंगा। ओके।